Good morning students. Now we start our new chapter 16 electronics युक्तियाँ electronics. It is a very important chapter for your future, for engineering, for your medical competitions. इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं और इंजीनियरिंग में तो पूरी की पूरी एक ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है. ओके तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों, उदासीन गैसों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्धचालकों में धारा प्रवाह का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है. यानी धारा का प्रवाह कैसे होगा, इन सारी युक्तियों के अंदर धारा प्रवाह कैसा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे. अब यहां पर सबसे पहली चीज हम बात करते हैं चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के वर्गीकरण की. तो हम ले रहे हैं यहां पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण. तो चालक, कुचालक और अर्धचालक के वर्गीकरण की हम बात करते हैं यहां पर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर चालकों के वर्गीकरण से. तो यहां पर दो बेस पे, दो आधारों पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं. यानी चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर करते हैं. एक तो होती है उनकी चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर, और एक होता है ऊर्जा बैंड के आधार पर. तो दो आधारों पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे. एक तो चालकता तथा प्रतिरोधकता के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर. तो इन दो टॉपिक्स से रिलेटेड, चालकता और प्रतिरोधकता की अगर हम बात करते हैं तो हम उसके आधार पर इन तीनों का वर्गीकरण करेंगे. ऊर्जा बैंड के आधार की बात करते हैं तो हम उस आधार पर इन तीनों का वर्गीकरण करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर ए पार्ट का चालक. अगर एक जनरल डेफिनेशन हम चालक की लेते हैं तो चालक की डेफिनेशन होती क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं, वही चालक कहलाते हैं. तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहा जाता है. ठीक है. अब चालक में अगर आवेशों का प्रवाह आसानी से हो रहा है तो इसका मतलब उन चालकों की जो प्रतिरोधकता की हम बात कर रहे हैं, उन चालकों की प्रतिरोधकता तो क्या होगी, चालकों की प्रतिरोधकता की अगर हम बात करते हैं तो चालकों की प्रतिरोधकता कम होगी. प्रतिरोधकता कम होगी तभी तो आवेशों का प्रवाह ज्यादा करेगा. तो चालकों की प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता ज्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है. तो जब हम चालकों की बात करते हैं तो चालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान कम, जबकि चालकता का मान अधिक होता है. ठीक है. अब यहां पर हम ये कहते हैं कि चालकों में प्रतिरोधकता की जो कोटि होती है, तो चालकों में जो प्रतिरोधकता की कोटि है वो 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है. ठीक है. जबकि अगर हम इसकी चालकता की बात करें तो चालकता क्या होती है, चालकता तो सीधी सीधी 10⁸8 मो मीटर इनवर्स होता है. तो प्रतिरोधकता तो 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, और चालकता की अगर हम बात करते हैं 10⁸8 मो मीटर इनवर्स होता है. तो यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है. ठीक है. तो चालकता को यहां पर किसका व्युत्क्रम कहा गया है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहा गया है. अब जैसे फॉर एग्जांपल चालकों की अगर हम बात करते हैं तो चांदी, तांबा, टंगस्टन, ये सब किसके रूप हैं, ये सब चालक के रूप हैं. और सर्वाधिक चालकता की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक चालक कौन है, चांदी. ठीक है. इसके बाद में हम आते हैं कुचालक पर. कुचालक कौन होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता. अब जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होगा तो डेफिनेटली उनकी प्रतिरोधकता उच्च होगी और चालकता निम्न होगी. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जिन पदार्थों की चालकता निम्न होती है और प्रतिरोधकता उच्च होती है वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं. और इनमें जो प्रतिरोधकता की कोटि होती है वो प्रतिरोधकता की कोटि
10 की घात 8 से 10 की घात 17 ओम मीटर होती है, और जो चालकता होती है, ये तो आपकी प्रतिरोधकता हो गई, चालकता क्या होगी 10 की घात -8 से 10 की घात -17 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है ना, या मो इनटू मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर कुचालक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में आवेशों का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। इनकी प्रतिरोधकता उच्च और चालकता निम्न होती है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, हीरा, क्वार्ट्ज, एबोनाइट, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब कुचालक के उदाहरण हैं। ये सारे कुचालक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आते हैं अर्धचालक पर। अर्धचालक होता क्या है? तो हम यहां बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक का मतलब क्या होता है? अर्धचालक का मतलब होता है आधा चालक, यानी जिसके अंदर कुछ गुण चालकों के होते हैं और कुछ गुण कुचालकों के पाए जाते हैं, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो जब हम अर्धचालक की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों तथा कुचालकों के मध्य होती है, यहां लिखते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों तथा कुचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब अगर हम अर्धचालक की बात करते हैं तो जो अर्धचालकों की चालकता की कोटि होती है वो 10 की घात 5 से 10 की घात 0 मो मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं तो अर्धचालकों की चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य है, यानी वो चालक का गुण भी दिखा रहे हैं, वो कुचालक का गुण भी दिखा रहे हैं। अब अगर परम शून्य ताप कर दिया जाए तो अगर आप किसी भी अर्धचालक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, 0 केल्विन कर दोगे, तो उस कंडीशन में वो अर्धचालक पूर्णतया कुचालक का व्यवहार दिखाएगा। यानी मैं यहां पर कहता हूं कि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक किसके समान व्यवहार प्रदर्शित करता है? कुचालक के समान। और जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कुचालक किसके समान व्यवहार दर्शाता जाएगा? चालक के समान। तो यानी दोनों ही चीजें आ गई इसके अंदर कुचालक भी आ गया और चालक भी आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक है वो कुचालक के समान व्यवहार दर्शाता है, जबकि ताप बढ़ाने पर इनका व्यवहार चालकों के समान दिखाई देता है। अब जब हम अर्धचालक को डिफाइन करते हैं तो अर्धचालक के दो मुख्य एग्जाम्पल हैं, एक तो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अर्धचालकों के हम दो मुख्य एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम इन सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब हम बात करते हैं अर्धचालक की, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अर्धचालक पर ही बेस्ड है, तो जब हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालकों के प्रकारों की बात करते हैं। तो उसमें एक प्रकार होता है तत्वीय अर्धचालक। तत्वीय अर्धचालक के अंदर कौन कौन आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये तत्वीय अर्धचालक का रूप है। इसके बाद में आते हैं आपके संयोजी अर्धचालक। संयोजी अर्धचालक में गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड, ये आपके संयोजी अर्धचालकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अर्धचालक हैं आपके, तत्वीय और संयोजी। तत्वीय के अंदर तो आ गए आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम, और संयोजी के अंदर आ गए आपके गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। तो यहां पर हमने अर्धचालकों को जब डिवाइड किया तो अर्धचालकों को तत्वों के रूप में, और संयोजी का मतलब ये हो गया कि आपने दो तत्वों को परस्पर संयोग कर दिया, तो संयोजी अर्धचालक बन गए। अब यहां ये तो जो डिवाइडेशन हमने किया चालक, कुचालक और अर्धचालक का, ये तो हमने बेस्ड किया प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर। अब हम इन्हीं तीनों का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो यहां पर हम लिखते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम
ऊर्जा बैंड की बात कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा बैंड होता क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा बैंड की बात करते हैं। तो किसी भी ठोस के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा बैंड की बात करेंगे तो हमें कहते हैं कि किसी परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करती है। यानी बाह्यतम कोश में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी संयोजकता का निर्धारण करेंगे। इस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है उसकी कक्षा निश्चित होती है, उसका स्तर निश्चित होता है। तो प्रत्येक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसका स्तर निश्चित होता है और इस स्तर को हम कौन सा स्तर कहते हैं? ऊर्जा स्तर। इस स्तर को हम नाम देते हैं ऊर्जा स्तर। तो जब हम यहां पर बात करते हैं कि नाभिक के निकट जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नाभिक के निकटतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो नाभिक के साथ प्रबलतम बंध द्वारा बंधा हुआ होगा। प्रबलतम बंध द्वारा बंधा हुआ होगा तो इसका मतलब उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और नाभिक से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो बल है वो कम होता चला जाएगा। अगर वो कम होता चले गया तो धीरे धीरे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते चले जाएंगे। तो फिर उन्हें कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जो थोड़ी सी ऊर्जा पाते ही फ्री हो जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जब भी किसी परमाणुवीय संरचना की हम बात करते हैं तो किसी भी परमाणु के अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन वो होता है जो नाभिक के समीप होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होता है जो नाभिक से दूर होता है। गॉट इट? इसके बाद में हम बात करते हैं ऊर्जा बैंड की, क्योंकि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ही हमें इन तीनों का वर्गीकरण करना है। तो कि ऊर्जा बैंड होते क्या है? तो जब हम ऊर्जा बैंड को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी तत्व और ठोस की अगर हम बात करते हैं, कोई भी तत्व है, कोई भी ठोस है, तो किसी भी तत्व या ठोस के अंदर अनेक परमाणु होते हैं। परमाणुओं की संख्या अत्यधिक होती है और प्रत्येक परमाणु पर निकटवर्ती परमाणु का प्रभाव होता है। भैया जो परमाणु होंगे वो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, जिससे प्रत्येक कक्ष का ऊर्जा तल अनेक निकटवर्ती कक्षाओं में विभक्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा ये परमाणु है, हर परमाणु के अंदर ऊर्जा तल है। अब क्या होगा? एक परमाणु दूसरे पर अपना प्रभाव डालेगा तो हर कक्ष का जो ऊर्जा तल होगा वो ऊर्जा तल क्या होगा? वो निकटवर्ती तलों में विभक्त हो जाएगा। और जब ये निकटवर्ती तलों में विभक्त हो जाते हैं तो निकटवर्ती तलों में विभक्त होने के पश्चात जो ये समूह बनाते हैं, जो ये पैकेट बनाते हैं, उस पैकेट को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। दोबारा समझिए, किसी भी तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं तो एक परमाणु अपने निकटवर्ती परमाणु पर प्रभाव डालेगा। एक परमाणु जब अपने निकटवर्ती परमाणु पर प्रभाव डालेगा तो परमाणुओं के अंदर ऊर्जा स्तर होते हैं। तो दैट मीन्स एक का ऊर्जा स्तर दूसरे के ऊर्जा स्तर पर प्रभाव डालेगा। तो जब ऊर्जा स्तरों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा तो ऊर्जा स्तरों के प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ने पर वो ऊर्जा स्तर विविक्त होते चले जाएंगे। यानी कॉमन ऊर्जा स्तर एक दूसरे के अंदर मर्ज होते चले जाएंगे और डिफरेंशिएट ऊर्जा स्तर बढ़ते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसे समझे कि जैसे हमने नाम दे दिया इधर वाले ऊर्जा स्तर को 1 2 3 4, इधर वाले ऊर्जा स्तर को नाम दे दिया 3 2 5 6। तो अब इसमें जो है 3 और 2 वाले हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और बाकी तल ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो इनका जो समूह बना, ये जो बना, ये समूह क्या कहलाएगा? इन समूहों को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब जब हम ऊर्जा बैंड को डिवाइड करते हैं प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत, जब हम बैंडों की बात करते हैं तो हम 3 प्रकार के बैंड प्राप्त करते हैं। केमिस्ट्री में भी है आप लोगों की ये चीज, संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजी बैंड की। संयोजी बैंड होते क्या है? संयोजी बैंड वो होते हैं जो परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में पाया जाता है। परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्ष में जो बैंड होगा उसे हम संयोजी बैंड कहेंगे। और संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चूंकि ये नाभिक से अत्यधिक दूरी पर होते हैं इसलिए इनके मध्य जो बल होता है वो अत्यधिक दुर्बल होता है। इस कारण इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चालन बैंड की। तो संयोजी बैंड से कुछ ऊपर चालन बैंड पाया जाता है। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के पश्चात कहां जाता है? चालन बैंड में। किसी भी पदार्थ की चालकता का निर्धारण चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। चालन बैंड में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उस पदार्थ की चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड होता है उस बैंड को चालन बैंड कहते हैं। कमरे के ताप पर ऊर्जा पाकर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में
चले जाते हैं। और चालन बैंड एक ऐसा बैंड होता है जहां पर नाभिक का आकर्षण नगण्य हो जाता है, यानी जहां पर नाभिक अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, जहां पर उसका आकर्षण नगण्य हो जाता है, उस बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड की। तो ये तो हो गया आपका संयोजी बैंड, ये तो हो गया आपका संयोजी बैंड, और इसके बाद ये हो गया आपका चालन बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ये गैप होगा, इसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। अब ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड होता क्या है? हम ये कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड एक तरह से वो ऊर्जा अंतराल है जो जब तक इलेक्ट्रॉन उसके बराबर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वो इस गैप को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंच सकता। यानी सपोज दैट अगर इस अंतराल की ऊर्जा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर संयोजी बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा नहीं है, तो वो इस बैंड को पार करके चालन बैंड में नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो अंतराल है, उस अंतराल को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं, और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड के मध्य कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। यानी यहां पर ये पूरा भाग खाली रहता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इस गैप को तभी पार कर पाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन इस बैंड के बराबर या इस गैप के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तो यही आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और आती है यहां पर कि भाई इन तीनों बैंडों का उपयोग क्या है। संयोजी बैंड का उपयोग क्या है, चालन बैंड का उपयोग क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड का उपयोग क्या है। तो इनके आधार पर हम पदार्थों को डिवाइड करते हैं, इनके आधार पर हम पदार्थों को डिफाइन करते हैं। तो इनके आधार पर पदार्थों को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा बैंडों के आधार पर जब हम चालक, कुचालक और अर्धचालकों को बात करते हैं, तो चालक, कुचालक और अर्धचालकों को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल है कुछ पार्ट इसका, लेकिन समझने में आने के बाद कुछ भी नहीं है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की, कंडक्टर। मैंने जब प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर इसको समझाया था, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, उसे हम चालक कहते हैं। तो जब हम यहाँ चालक को डिफाइन करते हैं, तो चालक को डिफाइन करते टाइम हम ये कहते हैं कि जिन पदार्थों के अंतिम ऊर्जा बैंड अधूरे भरे हुए होते हैं, इसको अब ऐसे समझिएगा, मैं डायग्राम से समझा रहा हूं आपको। ये स्तर होते हैं इसके, ये आपका संयोजी बैंड है, और ये आपका चालन बैंड। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जिन पदार्थों के अंतिम ऊर्जा बैंड अधूरे भरे हुए होते हैं, वे पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं। अब कैसे? जैसे हम सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये अंतिम ऊर्जा बैंड है, अधूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो यानी यहां पर जो ऊर्जा बैंड की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके अंतिम ऊर्जा बैंड अधूरे भरे हुए होते हैं, वे चालक के समान व्यवहार करते हैं। अब ये क्या करेंगे कि कमरे के ताप पर वातावरण से ऊर्जा ग्रहण कर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कमरे के ताप पर वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करेगा, उच्च ताप पर आएगा, और उच्च ताप पर आने के पश्चात क्या करेगा? ये कहां चला जाएगा? हायर बैंडों में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, देखिएगा एक बार। हाँ बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बुलवा लूँगा, आप तो सही, आप मुझे क्लास निकालूँ, मेरी माइक का हुआ रखा है। आ जाओ, आओ आ जाओ। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, उन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कमरे के ताप पर ये बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कमरे के ताप पर ऊर्जा ग्रहण कर क्या होता है? मुक्त हो जाता है। अब जिन पदार्थों के संयोजी बैंड पूर्ण भरे हैं,
जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैग्नीशियम होता है। तो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के अंदर जो बाह्यतम कोश है क्या पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो अब क्या करेगा तो ये मैग्नीशियम क्या करता है कि इसके जो परमाणु हैं, मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं, ये परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं जो त्याग सके। तो ये क्या करते हैं, इनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, मैग्नीशियम के जो एनर्जी लेवल्स है, परमाणुओं के जो ऊर्जा स्तर है, ये एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन कर जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन कर लेंगे तो अतिव्यापन करने के पश्चात उनके मध्य जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज इसका उच्चतम स्तर और इसका निम्नतम स्तर, ये आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे। जब ये अतिव्यापन कर लेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चला जाएगा, क्योंकि अतिव्यापन किसे कहते हैं, मिल जाना। और जब मिल ही गए तो एक इलेक्ट्रॉन इस स्तर से इस स्तर में आसानी से चला जाएगा। और जब वो इस स्तर से इस स्तर में आसानी से चले गया तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऊर्जा का प्रवाह धारा प्रवाह अधिक होगा। तो यही कारण है कि चालकों के अंदर धारा प्रवाह ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बैंड जो होते हैं वो आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्तर से दूसरे स्तर में जा सकता है, बैंड गैप रहता ही नहीं है। तो जब बैंड गैप ही नहीं रहा तो ऊर्जा चाहिए ही नहीं, ऊर्जा चाहिए नहीं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे।